हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12 के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के इस 5वें लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अलग अलग बिंदुओं पर, जैसे अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति या किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल तथा बल आघूर्ण के बारे में जानेंगे और उसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वह निकाय जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हों, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे एक चार्ज है -q, दूसरा +q। यह परिमाण में यानी इनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और दिशा यानी आप ये कह सकते हैं कि इनका जो मान है, जैसे ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, तो परिमाण में तो बराबर होने चाहिए, लेकिन यह एक दूसरे के विपरीत आवेश के होने चाहिए। यानी अगर एक ऋणात्मक तो दूसरा धनात्मक, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही सूक्ष्म हो तो यह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश शून्य होता है। क्यों? क्योंकि इस पर कितना आवेश है? -q है। इस पर कितना आवेश? +q है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो -q + q = 0, तो नेट आवेश इसका शून्य होता है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। और जब भी हम द्विध्रुव से कोई भी दूरी का मापन करते हैं या किसी दूरी पर रखते हैं तो हमेशा इन दोनों आवेशों यानी -q तथा +q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र माना जाता है। और द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है वह 2l ली जाती है। 2l इसीलिए ली जाती है कि कैलकुलेशन में ये आसान हो जाता है, इसलिए कि कोई भी दूरी इस द्विध्रुव के सेंटर से, केंद्र से नापी जाती है। तो जब केंद्र से नापेंगे तो अगर हम ये दूरी l लेते हैं तो यह l/2 हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसीलिए 2l लिया जाता है, ताकि इसके सेंटर से अगर हम दूरी जब नापेंगे तो यह l दूरी उसमें इंक्लूड होती है। तो यह वैद्युत द्विध्रुव, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोरीन पर यानी क्लोराइड आयन पर बराबर और विपरीत आवेश, तो यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करता है। तो अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मेजरमेंट है, यानी हम कैसे मानेंगे कि यह इलेक्ट्रिक डाइपोल दूसरे इलेक्ट्रिक डाइपोल से शक्तिशाली है, स्ट्रांग है, तो सबके लिए कुछ न कुछ मेजरमेंट होता है। ठीक इसी तरह से वैद्युत द्विध्रुव की स्ट्रेंथ को नापने के लिए होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, यह दोनों में से कोई एक आवेश की मात्रा तथा उनके बीच की जो दूरी 2l है उसके गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2l, दोनों के बीच की दूरी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। यह जो है एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसमें दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा जो है -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। और इसका SI मात्रक कूलाम × मीटर, इसका कूलाम और इसका मीटर, कूलाम × मीटर होता है। और इसका विमीय सूत्र LTA, यानी यहाँ से अगर आप देखें तो जैसे कूलाम × मीटर है तो Q = I × T, I मतलब एम्पियर धारा और T टाइम और मीटर L, तो इस तरह से LTA होता है। इसका एक अन्य मात्रक डिबाई भी होता है।
जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे। तो 1 dBi इक्वल्स टू होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। तो यह डिबाई मात्रक भी होता है आफ्टर द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी कई स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। तो अक्षीय स्थिति किसे कहेंगे? अक्षीय से तात्पर्य है कि उसके अक्ष पर, अब अक्ष कौन सा होगा? दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उस रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम किसी पॉइंट को लेते हैं तो वह उसका अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कहा जाएगा। तो मान लिया कि एक द्विध्रुव है AB, जो कि -q और +q आवेश से मिलकर के बना हुआ है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, दोनों के बीच की दूरी 2L है। यह एक K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो जब यह इसके केंद्र O से R दूरी पर, केंद्र O से R दूरी पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें फाइंड करना है कि इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी यहाँ पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर दो आवेश हैं, -q और +q। +q आवेश के लिए हम ये मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और -q के कारण E2 है। तो +q से P की दूरी कितनी होगी? O से P की दूरी है R और O से B की दूरी है L, O से A की दूरी है L। तो Q के लिए L दूरी इसमें से घट गई, तो Q के लिए जो दूरी हो गई BP, वह R माइनस L हो जाएगा, यहां से लेकर के और ये यहां तक R माइनस L। ठीक इसी तरह से A के लिए यह L दूरी बढ़ जाएगा, तो R प्लस L हो जाएगा। अब हम बारी बारी से ये फाइंड करेंगे कि +q आवेश के कारण E1 कितना है और -q के कारण E2 कितना है। दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि जो प्लस आवेश है इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इससे अवे होगी, दूर होगी, तो E1 की दिशा इधर दाहिनी तरफ हो गई, यानी BP दिशा में। लेकिन जो -q चार्ज है इसके लिए इस बिंदु पर जो क्षेत्र की दिशा होगी वह इस आवेश की ओर होगी, इसलिए E2 की दिशा होगी P से A की ओर। तो अब E1 और E2 कितने हैं? E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R²। R² मतलब यहाँ पर जो दूरी है वह R माइनस L है, तो R माइनस L का होल स्क्वायर, और किस दिशा में? B से P यानी BP दिशा में। इसी तरह से E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, दिशा PA आवेश की ओर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q दोनों के लिए सेम है। जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है R माइनस L का होल स्क्वायर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1/R प्लस L का होल स्क्वायर है। R माइनस L छोटा है और R प्लस L बड़ा है, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वह वैल्यू बड़ी होगी, अर्थात E1 का मैग्नीट्यूड E2 से बड़ा होगा। तो मॉड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ E2। अतः बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यह दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगा। तो E1 बड़ा है, तो E1 बड़ा है तो हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो E इक्वल्स टू E1 माइनस E2। तो जो दिशा मिलेगी वह किसकी मिलेगी? E1 की दिशा मिलेगी। तो E1 की दिशा जिधर होगी उसी दिशा में यह नेट वैद्युत क्षेत्र जो मिल रहा है उसकी दिशा भी उसी दिशा में होगी। तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R माइनस L होल स्क्वायर माइनस E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L होल स्क्वायर।
अब इसमें से Q अपान 1/4πε0 K को बाहर ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो E इक्वल्स टू Q अपान 4πε0 K r+l होल स्क्वायर माइनस r-l होल स्क्वायर, और नीचे ये मल्टीप्लाई हो गया r-l का स्क्वायर इंटू r+l का स्क्वायर। अब a प्लस बी और a माइनस बी के स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो r+l का स्क्वायर हो गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, r-l का r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl, और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये r-l का स्क्वायर और r+l का स्क्वायर है। तो अगर एक बार r-l इंटू r+l लेते हैं तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, दूसरी बार भी तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस साइन को यहाँ से हम एक्सपेंड करते हैं, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और ये माइनस का प्लस हो गया, r स्क्वायर माइनस प्लस से कैंसिल, माइनस l स्क्वायर से कैंसिल, बच गया 2rl प्लस 2rl यानी 4rl, और ये नीचे की वैल्यू बच गई। अब इसे हम ऊपर वाली वैल्यू को लिख सकते हैं 1/4πε0 K, और Q इंटू 4rl है तो 2 इंटू Q इंटू 2l इंटू r अपान, ये पहले से वैल्यू मौजूद है, Q इंटू 2l के फॉर्म में इसलिए कि Q इंटू 2l किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है, तो डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में इसको ले आना है, तो इसलिए Q इंटू 2l लिखा गया। अब Q इंटू 2l की जगह पर P हो जाएगा, तो इस तरह से वैल्यू हो गई 2pr अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी दिशा किधर हो गई, E1 की दिशा है, और E1 की दिशा है माइनस Q से प्लस Q की ओर, जहां पर P क्या है, P जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि जो डाइपोल होता है, शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं, तो शॉर्ट डाइपोल में L की वैल्यू जो है R से बहुत ही कम होती है, तो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर नगण्य होगा। तो जो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है उसमें L स्क्वायर को 0 मान लेते हैं, तो बच जाएगा नीचे R स्क्वायर का स्क्वायर यानी r⁴। अब यहां से एक r ऊपर से इस r से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2p और नीचे बचेगा r3, तो टोटल वैल्यू हो गई E इक्वल्स टू 1/4πε0 K 2p अपान r3, और इसकी दिशा हो गई माइनस Q से प्लस Q की ओर। अगर यहाँ पर सभी राशियां m के s में दी गई हैं तो यहाँ पर इसका मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम। E इक्वल्स टू 1/4πε0 K 2p अपान r3 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। अतः इससे हम कह सकते हैं कि अत्यंत छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा में होगी, और जो परिमाण है वह द्विध्रुव से बिंदु की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी यहाँ से E प्रोपोर्शनल 1/r³ आएगा अगर बाकी वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं तो इस तरह से जो इसका परिमाण है वह द्विध्रुव से बिंदु की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह अक्षीय स्थिति रही। इसी तरह से वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि एक द्विध्रुव AB है और किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। द्विध्रुव के केंद्र से निरक्षीय स्थिति मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवर्धक पर, मतलब कि जो लेंथ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस बिंदु पर कहीं पर रखा जाएगा। में r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर भी हम ये मान के चलेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस Q के कारण E2 है। अब इसका फिगर देखिए,
यह एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू, यह इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ओ से, ये लाइन जाएगी। अब इस पर आर दूरी पर एक पॉइंट पी लिया गया है, इसी पॉइंट पी पर फाइंड करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो ए से बी की दूरी 2l है, तो ओ से ए की दूरी l और ओ से बी की दूरी l, यह दूरी हो गई r। बी पर धनात्मक आवेश है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह इससे अवय होगी, यानी P से बाहर की ओर होगी, जो कि दिशा दिखाई गई है E1। लेकिन जो A पर माइनस क्यू है, माइनस क्यू के कारण उसी दिशा में होगी, तो P पर यह P से A की तरफ होगी E2। अर्थात अब ये देख रहे हैं कि A से P और B से P की जो दूरी है यह बराबर है। तो अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो POB में इसकी वैल्यू हो गई √r² प्लस l²। तो यह वैल्यू अगर थीटा होगी तो यह वैल्यू भी थीटा होगी। इसी तरह से सिमेट्री से हो गया ये थीटा और ये थीटा, यानी E1 और E2 के बीच में यह E का मान मिलेगा, यानी उसी दिशा में यह मिलेगा। तो इसे अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं कि जो P बिंदु पर E1 और E2 दिया गया है, इसको हम क्या करते हैं, यहां पर ले लेते हैं। चलिए इस पॉइंट को हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अगर इस पॉइंट को जूम कर देते हैं तो P पर देखिए ये E1 है और ये E2 है, यही है ना, ये E1 है और ये E2 है। अब E1 और जो यह x अक्ष पर रेखा है इसके साथ थीटा कोण है, नीचे वाला भी थीटा कोण पर है। तो अगर E1 के दो घटक करेंगे तो क्षैतिज घटक होगा E1 cos थीटा और ऊर्ध्व घटक होगा E1 sin थीटा। इसी तरह से E2 के घटक करेंगे तो क्षैतिज दिशा में E2 cos थीटा और इस दिशा में हो गया E2 sin थीटा। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा पॉइंट P पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अब E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वह मैग्नीट्यूड बराबर है। तो इस तरह से E1 sin थीटा और E2 sin थीटा मतलब कि इसके जो ऊर्ध्व कंपोनेंट हैं यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो जब निरस्त कर देंगे तो बचेगा क्या, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी P पर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा मिलेगा। और इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो E1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान जो डिस्टेंस है BP², दिशा BP दिशा में। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, हम यहाँ पर अगर हम मार्क दिखाए थे ना, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान r² प्लस l²। इसी तरह से E2 जो ऋणात्मक आवेश के लिए है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान AP का स्क्वायर। AP और BP दोनों बराबर है। तो इसका मतलब हो गया कि E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड दोनों का हम मान लेते हैं E1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपान r² प्लस l²। E1 और E2 के अगर आयताकार घटक यानी इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर देते हैं, तो जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करते हैं तो इसके दो घटक मिले। दोनों घटक से आपने देखा कि जो ऊर्ध्व घटक का कंपोनेंट है समेशन EY यह 0 हो गया, लेकिन x वाला कंपोनेंट है और यह मिला E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड यानी सेम है, तो हम इसको E1 मान लेते हैं। तो ये इस तरह से हमें मिल गया 2E1 cos थीटा। अब यहाँ पर हम E1 और cos थीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जो समकोण त्रिभुज AOP है उसमें cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, फिगर से अगर आप देखें एक बार, आधार बटा कर्ण, अगर यहां से हम देखें तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया AO और कर्ण हो गया AP, यानी L अपान √r² प्लस l²। ये cos थीटा की वैल्यू हो गई। तो E इक्वल्स टू 2E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान r² प्लस l² इंटू cos थीटा की वैल्यू यहां से L अपान √r² प्लस l²।
अब यह आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को रूट में है तो आप इसका लिख सकते हैं पावर 1/2। जब पावर 1/2 लिखेंगे तो यहाँ से 1 पावर है और यहाँ से 1/2, तो 1 + 1/2 तो मिलके हो जाएगा 3/2। और ऊपर की जो वैल्यू है ये 2 Q और L को एक साथ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q × 2L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। अब इसकी दिशा किधर से किधर है, तो उस फिगर में आपने देखा कि इसकी दिशा जो है x अक्ष के, मतलब कि जो P की दिशा थी, डाइपोल मोमेंट की दिशा थी, उसके विपरीत है, अर्थात प्लस Q से माइनस Q की ओर है। तो Q × 2L की जो वैल्यू है यह इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, दैट इज P। तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2, और दिशा हो गई प्लस Q से माइनस Q की ओर। लेकिन शॉर्ट डाइपोल के लिए L का मान R की तुलना में बहुत ही कम होता है, तो R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर नगण्य होगा। तो उस स्थिति में E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P × R अपान ये हो गया R स्क्वायर × 3/2 था, तो ये 2 कट गया, 3 आ गया। ये यहाँ से वैल्यू जो है R का स्क्वायर, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर, Q × 2L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ से तो ये वैल्यू जो है पावर 3/2 है, तो L स्क्वायर यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो जब L स्क्वायर खत्म हुआ तो R का स्क्वायर × 3/2 ये वैल्यू मिलेगी। जब ये वैल्यू मिलेगी तो यहाँ से यह हमें मिल जाएगा, R स्क्वायर की तुलना में नगण्य करेंगे तो ये वैल्यू ये नहीं है, ये 2 से 2 कट जाएगा। जब ये 2 से 2 कट जाएगा तो R का पावर 3 यहाँ पर मिलेगा। तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपान R Q, और इसकी दिशा प्लस Q से माइनस Q की ओर होगी। तो इस तरह से अगर हम शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा के विपरीत, यानी P की दिशा होती है माइनस Q से प्लस Q की ओर, लेकिन इसके विपरीत अर्थात प्लस Q से माइनस Q की ओर, और जो परिमाण है वह द्विध्रुव से बिंदु की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी यहाँ से E = 1/R3। तो ये अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में आपको प्राप्त हो गया। तो अगर अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अगर हम संबंध देखें तो इस संबंध में क्या मिलेगा, अक्षीय स्थिति में मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P अपान R3, निरक्षीय में मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपान R3। अगर अक्षीय बटा निरक्षीय कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपान R3 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2/1। तो E अक्षीय हो गया ट्वाइस ऑफ E निरक्षीय, यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी दूरी के लिए निरक्षीय स्थिति का दुगना होता है। तो अक्षीय और निरक्षीय में ये संबंध मिल गया, लेकिन दोनों की जो दिशाएं हैं वह एक दूसरे के विपरीत होती है। अक्षीय स्थिति में माइनस Q से प्लस Q की ओर, लेकिन निरक्षीय स्थिति में प्लस Q से माइनस Q की ओर होती है। तो ये तो स्थिति हो गई अक्षीय और निरक्षीय की। लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसे दिया गया है जिसमें हमें ये पता नहीं है कि वह अक्षीय है कि निरक्षीय है, तो उस स्थिति में हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, जिसमें माइनस Q और प्लस Q है। इससे R दूरी पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर फाइंड करना है कि क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो माइनस Q से प्लस Q की ओर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, जिसको हम इस फिगर से दिखा लेते हैं कि यह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इस दिशा में है। अगर इसके आप जो है एक लाइन ले लें जो कि इस O से P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है, और एक जो है इसके लंबवत ले लें,
तो जो रेखा के अनुदिश है यह इसकी अक्षीय स्थिति हो जाएगी। तो P के अगर घटक करेंगे तो इधर आएगा P cos थीटा और इधर आएगा P sin थीटा। तो जो अक्षीय स्थिति बनेगी यानी P cos थीटा के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता होगी यह E1 दिशा में होगी, P से E1 दिशा में होगी। लेकिन जो निरक्षीय स्थिति में बनेगा यानी जो P sin थीटा के कारण बनेगा उसकी जो दिशा है यह P से नीचे की तरफ, लेकिन निरक्षीय स्थिति में क्षेत्र की जो दिशा होती है वह प्लस Q से माइनस Q की ओर होती है, इसलिए इसकी दिशा होगी इस दिशा में E2। अब E1 और E2 का जो रिजल्टेंट होगा, अगर यह जो OP रेखा है इस रेखा से अगर फाई कोण बनाते हुए है E, तो अब जो है यहां पर आप देख रहे हैं कि E1 और E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वह E इक्वल्स टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर के बराबर होगा। अब E1 और E2 की वैल्यू कितनी होगी, तो E1 की वैल्यू अक्षीय स्थिति में और E2 की वैल्यू निरक्षीय स्थिति में लिख करके निकाल लेते हैं। तो E1 जो है E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p cos थीटा अपान r क्यूब, P 2p अपान r क्यूब होता है तो P की जगह पर p cos थीटा हो जाएगा घटक। इसी तरह से E2 वाला जो है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p sin थीटा अपान r क्यूब होगी। अब यह E1 और E2 एक दूसरे के लंबवत है। तो जब एक दूसरे के लंबवत हैं तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। यह वैल्यू पुट करेंगे E1 और E2 का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p cos थीटा अपान r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p sin थीटा अपान r क्यूब का होल स्क्वायर। अब यहां से आप देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और नीचे 1/r क्यूब और ऊपर से p का होल स्क्वायर, इतनी चीजें कॉमन है तो उसको बाहर ले लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान r क्यूब बाहर आ गया। यहाँ से 2 cos थीटा का होल स्क्वायर यानी 4 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये एक साथ हो गया। अब इस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसमें से cos स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बचेगा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा को अलग लिख दिया। अब यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। तो अब ये टोटल वैल्यू हो गई E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान r क्यूब और अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब थीटा की वैल्यू को रख करके और E का मान हम किसी भी बिंदु के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो जब दिशा की आवश्यकता पड़ेगी तो दिशा के लिए यदि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E OP से अगर फाई कोण बनाए जो कि फिगर में दिखाया गया है, तो tan फाई इक्वल्स टू E2 अपान E1। E2 का मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p sin थीटा अपान r क्यूब। E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p cos थीटा अपान r क्यूब। अब इसमें से आप देखिए तो सभी वैल्यू कट गई, साइन थीटा बचा ऊपर से, नीचे से बचा cos थीटा और 1/2 यानी 1/2 tan थीटा। तो tan फाई इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा। ये एंगल हो गया फाइंड करने के लिए। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वह जो जिस रेखा के अनुदिश हम फाइंड कर रहे थे उससे इतने कोण पर यह बनेगा। अब इसके 2-3 केसेस होंगे। यदि थीटा का मान 0 है, तो जब थीटा का मान 0 ले लेंगे तो अक्षीय स्थिति हो जाएगी। अक्षीय स्थिति होगी तो अगर हम इसमें देखें तो मान कितना आना चाहिए, 3 का ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू 0, तो cos 0 का मान 1 हो गया, तो ये 3 हो गया, 3 और 1 4, रूट 4 हो गया, रूट 4 का मान हो गया 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपान r क्यूब, जो कि अक्षीय स्थिति में आपने प्राप्त किया था। फाई की वैल्यू tan फाई इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा, tan 0 की वैल्यू 0 यानी फाई इक्वल्स टू 0, तो अर्थात -q से +q की ओर प्राप्त हो गया। ठीक इसी तरह से जो इसकी दूसरी स्थिति है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यह निरक्षीय हो जाएगा। उसमें हम वैल्यू रखेंगे cos 90 0 हो गया, तो cos 90 जब 0 हो गया तो अंदर की वैल्यू आ गई 1
यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r³, यह मिल गया। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर अगर आप 90 रखते हैं तो ये इन्फिनिटी हो गया, 90 फाइन, तो फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब एक केस है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है तो उस पर कितना बल लगेगा और उसका बल आघूर्ण कितना होगा। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण। तो यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है AB, जो कि क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। अब यहाँ पर प्लस Q आवेश है और यहाँ पर माइनस Q। तो इस प्लस Q पर जो बल लगेगा F1 बराबर QE, ई दिशा में लगेगा। लेकिन जो माइनस Q पर लगेगा यह क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो जो F2 यानी इस पर अगर लग रहा है तो F2 इक्वल्स टू माइनस Q वेक्टर E, विपरीत दिशा में होगा। तो अगर हम इस चित्र से देखें तो प्लस Q पर लगने वाला जो वैद्युत बल है F1 बराबर QE है, लेकिन माइनस Q पर लगने वाला F2 इक्वल्स टू माइनस QE है। अब द्विध्रुव पर जो नेट लगने वाला बल है यह इन दोनों बलों के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो वेक्टर F इक्वल्स टू F1 प्लस वेक्टर F2, तो QE प्लस माइनस QE यानी 0। अर्थात जब कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर जो लगने वाला नेट बल होता है वह शून्य होता है, अर्थात यह साम्य स्थिति में होगा। लेकिन इस पर जो लगने वाले बल हैं, इन बलों की जो दिशाएं हैं वह एक दूसरे के समानांतर दिख रही है। यानी दोनों जो है, दोनों की जो बल रेखाएं हैं, क्रिया बल रेखाएं हैं, एक दूसरे से अलग है। तो एक बल युग्म का आघूर्ण भी उत्पन्न होगा। तो जब बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा तो वह क्या करता है, वह द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है और इसे हम प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, जिसका मान होता है बल आघूर्ण बराबर एक बल का परिमाण, यानी दोनों बल में से किसी एक बल का परिमाण, क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है, गुणे लंबवत दूरी। तो टाउ इक्वल्स टू F इंटू BN, फोर्स जो लग रहा है और ये परपेंडिकुलर दूरी दोनों के बीच की, F1 इधर और F2 इधर, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस BN। अब इस BN का मान कितना होगा, तो अगर हम समकोण त्रिभुज ANB में देखें तो साइन थीटा इक्वल्स टू BN अपान AB। तो इस तरह से BN की वैल्यू मिल जाएगी 2L साइन थीटा। तो टाउ इक्वल्स टू F इंटू BN में हम इसका मान रख देते हैं। तो टाउ इक्वल्स टू QE, F का मान QE इंटू 2L साइन थीटा। यहां से जो BN की वैल्यू है BN बराबर 2L साइन थीटा। तो इसमें से Q और 2L को एक साथ रखा, Q इंटू 2L और E साइन थीटा। Q इंटू 2L क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P, तो टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में रखते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर P इंटू यानी क्रॉस वेक्टर E। और जब इसे आप फाइंड कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू 0 रख करके 180 रख करके जो भी वैल्यू फाइंड करनी हो निकाल सकते हैं। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 है या 180 है तो टाउ का मान 0 होगा। लेकिन यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो टाउ मैक्स इक्वल्स टू PE। अब इसकी सहायता से हम P का मान यानी P को परिभाषित कर सकते हैं। तो P इक्वल्स टू टाउ मैक्स अपान E, यानी इस स्थिति में यह मैक्सिमम होता है। तो टाउ मैक्स की जो वैल्यू है वो PE से हो गया P इक्वल्स टू टाउ मैक्स अपान E। अगर इसमें E का मान 1 न्यूटन पर कूलम यानी एकांक कर दें तो जो P है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वह टाउ मैक्स के बराबर होगा। अर्थात एकांक क्षेत्र की तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो अधिकतम बल आघूर्ण होगा वह उस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है। तो इस तरह से यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अगर हम किसी बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला
भला को ढूंढो।